13 पढ़ेंगे, जिसमें सीखना है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये दो विषय है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक अलग है और इन्वर्स प्रोपोर्शन एक अलग है। इसलिए इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज हो जाएगा। 13.1 फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और 13.2 जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इसको पहचानना सीखेंगे। तो अभी जब 13.1 पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सीखेंगे, जिसमें फॉर्मूला होता है x/y = k। पहचानते कैसे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर विद्यालय में फी जमा करते हैं तो एक विद्यार्थी यदि 1000 फी देता है तो यदि विद्यार्थी की संख्या 2 है तो 2000 होगा, विद्यार्थी की संख्या 3 है तो 3000 होगा। यानी कि जैसे जैसे विद्यार्थी की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आय भी स्कूल का बढ़ते जाएगा। उस एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अनुसार x/y = k यानी कांस्टेंट आएगा, यानी किसी भी स्थिति में x/y को सॉल्व करेंगे तो इक्वल ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिए हैं, जिसमें दिया है कि गाड़ी किसी स्टैंड में पार्क आप करते हैं तो उसके लिए चार्ज लगता है, जो दिया हुआ है। यहाँ टाइम दिया है 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर, 24 आवर। नीचे उसका चार्ज दिया है 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 140 रुपीज़ और 180 रुपीज़। तो जैसा कि हम पढ़े हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y = k, यानी ऊपर वाले को x और नीचे वाले को y मानते हैं। 4/60 करेंगे, यहाँ किए हुए हैं। 8/100 करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। 12/40 किए हैं जो यहाँ लिखे हैं, और 24/180 लिखे हैं जो यहाँ लिखे हैं। इस चारों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे, तब इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या ये इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और नहीं तो नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो चीज़, दोनों बढ़ना चाहिए और x/y इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में यही पूछा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। जब ये इक्वल नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x का वैल्यू यदि बढ़ता है तो y का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, या x का वैल्यू जिस रेशियो में घटते जाता है उसी तरह y का वैल्यू भी घटना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। और घटने और बढ़ने का रेशियो भी सेम होना चाहिए, अर्थात x/y इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं था इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं था। समझ गया? अब सेकंड बनाएंगे क्वेश्चन, जिसमें दिया है पार्ट ऑफ रेक पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस। इसमें 1, 4, 7, 12 और 20 है, यहाँ 8 है। शेष वाले को आपको भरना है। इसमें हम ये x वाला कॉलम में यदि खाली है तो उसको x1 y1 से डील करेंगे, और y वाला में खाली है तो y1 से लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y1, y2, y3, y4। यहाँ हम इसमें से कुछ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम सीखे हैं x/y = k, यानी 1/8 इक्वल होगा 4/y1 के। यहाँ लिखे हैं 1/8 इक्वल होगा 4/y1 के। आप नीचे क्लास में सीखे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × y1 = 4 × 8, यानी y1 = 32 आंसर होगा। एक और अगेन करके दूसरा लिखेंगे 1/8 ही इक्वल होगा किसके? 7/y2 पे। 1/8 इक्वल होगा 7/y2 पे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 = 56 होगा, तो यहाँ दूसरे स्थान पर भर सकते हैं। इस तरह से आप y3 और y4 निकाल सकते हैं, जो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं, जिसमें नंबर ऑफ बोतल और टाइम। बोतल को भरने में टाइम लग रहा है, उसी को दिया हुआ है कि 6 आवर में 840, यानी 6 घंटा में 840 बोतल फिल करता है, तो 5 घंटे में कितना बोतल फिल होगा। अभी बताए हैं कि ऊपर वाला कॉलम में नहीं है तो उसको x मानेंगे और नीचे वाले नहीं है तो y मानेंगे। अब अलग लेटर भी आप मान करके बना सकते हैं, लेकिन x y ही केवल हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा। अब ये कॉलम हो गया जिसके अनुसार डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि क्वेश्चन के समरी को आप पढ़ करके समझेंगे कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। क्वेश्चन को पढ़िए, जब 6 घंटा में 8 से 40 बोतल को फिल करता है तो जैसे ही घंटा बढ़ाएंगे तो बोतल की संख्या भी बढ़ेगा।
जिससे लग रहा है कि दोनों बढ़ने वाला है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स बाई वाई इक्वल टू के, यानी 840 बाई 6 बराबर होना चाहिए एक्स बाई 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700, यानी नंबर ऑफ बोतल 700, यानी 5 घंटे में 700 बोतल फिल कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया हुआ है लेंथ, आज लार्ज लेंथ पढ़ रहा है उसकी लंबाई, तो यहाँ 5 है, यहाँ 50,000 है, 50,000 है, यहाँ नहीं है लेंथ, और यहाँ 20,000 है। यहाँ x मानेंगे और सॉल्व करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्मूला पर। 5 बाई 5,000 x बाई 20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ लेंथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ एक्चुअल लेंथ बताना था, एक्चुअल लेंथ एक का, तो 5 बाई 5,000 करके सॉल्व किए हैं, जो 10⁻⁻4 आया है। एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मानचित्र पर आप 1 सेंटीमीटर मापते हैं, उसका बहुत बड़ा लंबाई होता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर मापा गया, उसका है 18 किलोमीटर लंबाई। तो 72 किलोमीटर जाने के लिए मैप पर कितना लंबाई मापना पड़ेगा। यहाँ आप मान लेंगे x अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1/18 इक्वल टू x बाई 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर रहेगा, यानी डिस्टेंस कवर इन द मैप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह 9 नंबर है कि 9 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में है कि एक पोल है जिसकी लंबाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है, उसका छाया उसका किसी समय में 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उसी समय, क्योंकि समय के अनुसार छाया की लंबाई बढ़ घट जाती है, इसलिए ठीक उसी समय यदि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबा कोई पोल है तो उसकी छाया कितनी होगी, तो इसको y मानेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसको 560 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। 560 सेंटीमीटर लिख दिए, ये 320 सेंटीमीटर कर दिए, ये 1050 सेंटीमीटर कर दिया, और ये y लेकर सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद जब 600 सेंटीमीटर आएगा तो उसको मीटर में लेकर 6 मीटर आंसर करेंगे। इसी में दूसरा है कि यदि पोल की लंबाई तो फिक्स थी इतना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, उसकी छाया थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, कह रहा है कि उसी समय किसी पोल की छाया यदि 5 मीटर है तो उस पोल की लंबाई कितनी होगी। ये भी डायरेक्ट पर ही बनाएंगे, यहाँ x करके सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। एक थोड़ा सा और सीखेंगे कि डायरेक्ट को पहचान लेंगे, इन्वर्स कैसे पहचानेंगे। डायरेक्ट में आपको दर्शाए हैं, ध्यान से देखिएगा, जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, या x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ता है, या x का वैल्यू जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे y का वैल्यू भी घटता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि x और y दोनों का वैल्यू बढ़ते जाता है या दोनों का वैल्यू घटते जाता है। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो उसको पढ़कर हम समझ लेंगे कि उसमें इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा। ऐसे एक्सरसाइज 13 पढ़ेंगे, उसमें इन्वर्स डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इन्वर्स में इतना जान लीजिए कि जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको स्कूल जाना है तो जिस गति से चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप जाते हैं, तो जितना पहुँचने में समय लगेगा, यदि स्पीड आप 30 कर देते हैं उससे कम समय में पहुंच जाएंगे। यानी स्पीड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपने जाने का समय घटते जाएगा, तो वह इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत आएगा। या यहाँ मान लीजिए कि कहीं बच्चों को मिठाई बांटने के लिए 100 मिठाई रखा हुआ है, 100 पीस मिठाई है, 2 ही विद्यार्थी वहाँ आते हैं तो दोनों को 50-50 पीस मिल सकता है। लेकिन 2 का ज़्यादा यदि 10 विद्यार्थी आ जाते हैं तब मिठाई बांटेंगे तो 10 मिठाई ही मिलेगा।
यानी जैसे जैसे विद्यार्थी की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी मिठाई मिलने की संख्या घटती जाएगी। इस तरह का यदि क्वेश्चन आएगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले पर बनाएंगे, या दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है तो डायरेक्ट पर बनाएंगे। अभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और नहीं आने पर व्हाट्सएप पर पूछेंगे, आपकी सहायता की जाएगी।